नाज़रीन, खास पेशकश के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हर हफ्ते खास बात आंध्रा तेलंगाना में हम किसी खास मौजू को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। हमारे खास मेहमानों का पैनल भी होता है। आज का हमारा जो मौजू है वो है तेलंगाना से मुताल्लिक बीजेपी की हिकमत अमली आखिर है क्या। दरअसल हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के बाद से तेलंगाना से मुताल्लिक बीजेपी ने एक नई हिकमत अमली मुरतब की है। बीजेपी 2023 के असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में अभी से जुट गई है। इसी पर मबनी है हमारी खास पेशकश। जी हाँ, दूसरी मर्तबा मरकज में इक़्तिदार हासिल करने के बाद बीजेपी जनूबी रियासतों पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रही है। बीजेपी का अगला निशाना तेलंगाना है। गुज़िश्ता साल तेलंगाना में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को रियासत भर में सिर्फ 7% वोट हासिल हुए। पार्लिमानी इंतखाबात की अगर बात करें तो इसमें बीजेपी को 19.5% वोट हासिल हुए। तेलंगाना में शुरुआत से ही रेड्डी तबके का असर रसूख ज्यादा रहा है। बीजेपी तेलंगाना में अपने कदम जमाने के लिए रेड्डी बरादरान को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश में है। सिकंदराबाद से पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने वाले किशन रेड्डी को मरकज में बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलुगुदेशम, कांग्रेस और दीगर पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले 1 दर्जन से ज्यादा रेड्डी तबके के लीडर्स बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंद दिन पहले ही कांग्रेस के रुकने असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने भी बीजेपी में शामिल होने के इशारे दे दिए थे। इसी तरह से मलकाजगिरी की अगर बात करें तो यहां भी पार्लियामेंट से मुंतखब होने वाले कांग्रेस एमपी रेवंत रेड्डी ने भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही थी। कांग्रेस में शामिल होने वाले साबिक एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी से भी बीजेपी राब्ते में है। तमाम चीजों का हमने आपको जो एक इंट्रोडक्शन है वो दिया है। अब हम बातचीत का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं नसीर गयास साहब। नसीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे बहुत ही खास मेहमान शुजात अली साहब भी हैं। शुजात साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका। टीआरएस लीडर हैं इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे अपनी खास पेशकश में। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बीजेपी तर्जुमान श्रीधर रेड्डी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने चारों खास मेहमानों का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। सबसे पहले हम जर्नलिस्ट नसीर गयास साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पल पल सियासत बदल रही है और खासतौर से तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ का मंजरनामा क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में अभी बताया कि बीजेपी ने असेंबली के जो इंतखाबात हुए तेलंगाना के 117 नशिस्तों से मुकाबला किया था। 7% बीजेपी को वोट मिले और इन 117 में से 102 नशिस्तों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई थी। लेकिन जब हम पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज का तज्जिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि यहाँ पर सियासी मंजर अक्सर बदला हुआ है। ये अचानक 2 और 3 माह में ऐसा क्या हो गया कि जिस बीजेपी के 102 नशिस्तों पर जहां जमानतें असेंबली की नशिस्तों पर जमानतें जब्त हो गई थी, वही बीजेपी अब 30 असेंबली हलकों में अक्सरियत रखती है। यानी बीजेपी ने 4 पार्लिमानी नशिस्तों से कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर हम इन और बारीकी से इसका तज्जिया करते हैं तो 30 असेंबली हलकों में बीजेपी की अक्सरियत आ गई। यानी बीजेपी का वोट बैंक जो है 13% तेलंगाना में अचानक बढ़ गया। इसका मतलब ये क्या वन टाइम फिनोमेना है या बीजेपी का बेस तेलंगाना में मजबूत हो रहा है? इस पर हमें बहस करने की जरूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वन टाइम फिनोमेना नहीं है। वहीं हम जब कांग्रेस का जायजा लेते हैं तो कांग्रेस में जैसा आप बता रहे थे अभी कि रेड्डी तबके का असर है। कांग्रेस के 3 अराकीन पार्लियामान मुंतखब हुए हैं। तीनों का ताल्लुक रेड्डी तबके से है। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी है जो भुवनगिर से मुंतखब हुए, नलगुंडा से जो इनके पीसीसी सदर हैं वो भी रेड्डी है, और मलकाजगिरी से रेवंत रेड्डी, ये भी रेड्डी हैं। तो ये 3 रेड्डी, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के टिकट से कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं बल्कि रेड्डी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग जीते हैं। और हमेशा रेड्डी तबका कांग्रेस पार्टी का बैकबोन रहा है। अब बीजेपी की यह हिकमत अमली है कि कांग्रेस के बैकबोन को यानी वीक करे, रीढ़ की हड्डी को कमजोर करे और रेड्डी तबके के बल पर वो तेलंगाना में अपना बेस मजबूत करना चाहती है। जी शुजात साहब, सीधे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कांग्रेस जो है वो आपसी खल्फशार का शिकार है या फिर ये सिर्फ सियासत दिखाई दे रही है?
हिना, मैंने कई बार कहा है कि सियासत में उतार चढ़ाव होता है और जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक पहलवान जीतता है। हम कमजोर थे, हम हारे हैं। लेकिन जहां तक आज के मौजू का सवाल है कि रेड्डी तबके के लोग दूसरी पार्टियों में क्यों जा रहे हैं, तो बेसिकली ये लोग ताजिर पेशा लोग हैं, तिजारत करते हैं। इनको जो है हुकूमत से या क्या कहते हैं कौम से और क्या जो है स्टेट से ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये वहां जाते हैं जहां पे इनको फायदा होता है। कांग्रेसी में क्या है आप मुझे बताइए। इस वक्त 42 रेड्डी हमारे जो है असेंबली के मेंबर्स हैं। तो ये लोग फाइनेंशियली साउंड होते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, किसी भी पार्टी की सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अक्सरियत जो वोटर्स की है वो एससीज की है, बीसीज की है, माइनॉरिटीज की है और ये तबका बहुत ही स्ट्रांग होता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही ऊंची किस्म की सियासत खेली जिसमें माइनॉरिटीज को इन्होंने जीरो कर दिया है। लेकिन ये रुझान जो है कभी नहीं चलने वाला है, क्योंकि वक्ती तौर पर आप कम्युनिज्म के नाम पर एक दूसरे को खरीब कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट फेनोमेना नहीं हो सकता है। और जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं। और टीआरएस के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ओरिजिनल मेंबर्स को बचा के रखिए। अगर आप दूसरों को अपनी पार्टी में लेते हैं तो ये नुकसान होगा। उसी तरह हम बीजेपी से भी यही कहेंगे, जो इनके आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है बीजेपी के लिए सर्व की है, वो किनारे पर जा रहे हैं और नए नए लोग वहां पर उभर के आ रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़े नुकसान का जो है सबूत होगा और इनकी तबाही बहुत जल्दी होने वाली है। जी, तो ये आपका यानी कांग्रेस की तरफ से एक तज्जिया रहा। टीआरएस से हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, अगर टीआरएस की बात करें तो लगातार ये कहा जा रहा था कि टीआरएस बहुत सारे वादों के साथ दोबारा जो है वो हुकूमत में आई है, लेकिन अब लगातार हम ये देख रहे हैं कि खुद उसके अपने ही लीडर जो हैं अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। ये चीज जो है क्या खुद पार्टी के लिए नुकसानदेह? देखिए कि 2018 के इलेक्शन के बाद से अब तक लेके एक भी लीडर जो है टीआरएस से किसी दूसरी जमात में नहीं गया, क्योंकि हमारी एक मजबूत सरकार है। और जहां तक रेड्डी तबके के ताल्लुक से अभी कहा गया है, तो ये जो रेड्डी तबका है हर जमात में है, क्योंकि ये लोग जो है सोशली और पॉलिटिकली वो लोग ज़्यादा इम्पोर्ट हैं। तो इसीलिए कम्युनिटी में यानी ग्रास रूट लेवल से अगर हम देहातों से की बात करें, मंडलों की बात करें, तो उनकी एक पकड़ होती है। मगर ज़रूरी नहीं है कि रेड्डी तबका एक पार्टी में हो। मगर जहाँ तक टीआरएस का ताल्लुक है, ये जितने भी लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, या तो वो तेलुगु देशम के लीडर हैं या फिर कांग्रेस के हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको अपना मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों जमातों की हालत बहुत बुरी है। तो बहुत सारे अभी आपने देखा कि आंध्रा के भी जो एमपीस बीजेपी में चले गए, तो उनको वहाँ मुस्तकबिल नहीं दिख रहा था। तो कांग्रेस से भी जो लोग जा रहे हैं, चाहे वो रेड्डी हों या दूसरे तबके के हों, वो अपने मुस्तकबिल के लिए वहां पर जा रहे हैं। मगर टीआरएस हमारे तेलंगाना के अंदर एक मजबूत जमात है और यहाँ पर हमारी अक्सरियत है और फलाह बहबूद के काम चल रहे हैं और समाज के तमाम तबकात का साथ जो है टीआरएस के साथ है। और हमारे पार्टी में जो हाल ही में जो एमएलए इलेक्ट हुए, उसके अंदर 31 जो है रेड्डीज हमारे पास इलेक्ट हुए। आज भी कैबिनेट में हमारे पास 5 मिनिस्टर्स रेड्डीज हैं और यहाँ पर क़ियादत जो है सबकी है, यानी रेड्डीज भी हैं, बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, माइनॉरिटीज भी हैं और अपर कास्ट के लोग हैं। तमाम लोगों को लेकर जो है आज केसीआर साहब चल रहे हैं। तो इसीलिए हम घबराने वाले नहीं हैं। ये उनके लिए वो घबराएंगे जिनको ये खदशा है कि उनकी पार्टी खाली हो रही है। जी, इफ्तिखार साहब, एपी जितेंद्र रेड्डी, महबूब नगर, इनका नाम लिए बगैर शायद हमारी बातचीत जो है वो नामुकम्मल रहेगी। जितेंद्र रेड्डी साहब का जो ताल्लुक है, जितेंद्र रेड्डी साहब को टिकट नहीं दिया गया था, वो बीजेपी ज्वाइन की है। मगर आपने देखा कि वहां से श्रीनिवास रेड्डी नाम के जो कैंडिडेट हैं वो भी रेड्डी हैं, वो वहां पे जीत के आए हैं। जबकि डीके अरुणा वो खुद भी रेड्डी थी, मगर उनको हार का सामना करना पड़ा। 77,000 की लीड से वहां से श्रीनिवास रेड्डी जीत के आए हैं। तो इसीलिए जो है ये पार्टी का फैसला है और ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई रेड्डी को हमने टिकट नहीं दिया तो वहां से कोई रेड्डी नहीं जीता। तो हमारी पार्टी से भी जो रेड्डी कैंडिडेट है वही जीत के वहां से महबूब नगर से आया है। ठीक है। और कोकटपल्ली से भी इसी तरह से कॉर्पोरेटर की खबरें आ रही। ये वो तमाम आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हम इस पर बातचीत जो है वो आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन श्रीधर रेड्डी साहब भी मौजूद हैं। श्रीधर साहब, सभी की बातें आपने सुनी। 2023 के लिए बीजेपी की हिकमत अमली तेलंगाना में
देखिए, प्लान्स तो जरूर 2023 में हमारा सत्ता यहाँ पर लाने के लिए रहेंगे। और ये जो रेड्डी कास्ट की बात चल रही है, मैं शुजात अली साहब की जो बात है मैं उसका शायद रिफर करता हूँ। क्यों, जहां पावर है वहां रेड्डी जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में मैं बोलना चाहता हूँ, वैसे स्टेटमेंट्स कोई भी कास्ट के बारे में बोलना नहीं चाहिए। रेड्डीज जैसा आप बोल रहे थे, नहीं एक मिनट सुनो। रेड्डीज आर द पार्ट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। जैसे दूसरे कास्ट हैं उन लोग भी पूरे समाज में शामिल हैं, और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश हो पहले, उसके बढ़ोतरी के लिए उन लोग काम किए हैं। अभी मैं कांग्रेस पार्टी की बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी में उसका खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राहुल गांधी जी ने खुद, मैं पार्टी नहीं चलाऊंगा, मेरे पार्टी हार गए, मैं पार्लियामेंट में मेरे फ्लोर लीडर नहीं बनूंगा, मैं ये पार्टी को आगे ले नहीं सकता हूं, ऐसा उन्होंने खुद बोल रहा है। तब उसके जो लोअर लेवल कैडर है, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, दूसरे स्टेट हो, उन लोग क्या कहेंगे? जैसा आप हमारे इफ्तिकार साहब बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में जो है वो रेड्डी हो, दूसरे कास्ट हो। मैं यहाँ पर एक नाम जिक्र करना चाहता हूँ, रापोल आनंद भास्कर जो राज्यसभा सदस्य थे, वो भी हमारे पार्टी में शामिल हो गए। क्यों? उसको वहां पर उसका भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो नहीं, सुनिए, भविष्य के बारे में सोच रहा है, देश के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप जब बात कर रहे थे, आप जब बात कर रहे थे, मैं नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि भविष्य जो है देश का होता है, पहले सुनिए, स्टेट का होता है, भविष्य इंडिविजुअल्स का नहीं। राहुल गांधी को भी वैसा शर्म रहना चाहिए ना। बिल्कुल, इसीलिए तो वो रिजाइन करने की बात है। क्रॉस टॉकिंग इज नॉट गुड। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तेलंगाना में जो टीआरएस पार्टी को जो गलत कारनामे हैं उसको सामने करने के लिए, ये राष्ट्र में उसके जो खुद का राजनीति के मंजिल पहुंचने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याम्नाय रूप में आ रही है। पूरे देश में ज्यादातर के राज्यों में हमारा सरकार है, और केंद्र सरकार ज्यादा नंबर से अभी बनी है, और उन लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है। तो सभी लोग, एक रेड्डी छोड़िए, रेड्डी कास्ट के अलावा भी बहुत सारे जो पहले शासन सभा में थे, शासन मंडली में थे, एमपीज थे, सभी लोग हमारे पार्टी में शामिल होने के लिए सब लोग आ रहे हैं। और ये टीआरएस पार्टी को यहां पर नीचे लाने के लिए, मतलब हमको यहां पर सत्ता में लाने के लिए काम चलेगा। जी, श्रीधर रेड्डी साहब, यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे, तेलंगाना के फ्यूचर के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए बीजेपी के पास क्या कुछ प्लान्स, खासतौर पर जो हम बात कर रहे हैं, तेलंगाना जो है वो एक नई रियासत है, यहाँ पर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, इसके लिए बीजेपी के प्लान? नहीं, देखिए, पिछले 5 साल में यहाँ हमारे पास एक एमपी था, 5 एमएलए थे, फिर भी मोदी गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा फंड्स यहां पर मंजूर किए थे। और इंडिपेंडेंस से 70 साल में 2500 किलोमीटर हाईवेज आए, तो पिछले 5 साल में मोदी गवर्नमेंट ने 2900 हाईवेज का मंजूर किए थे। और यहाँ के जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उसमें पूरे देश में 98 प्रोजेक्ट्स लेके काम करे, तो मेजर प्रोजेक्ट्स तेलंगाना में एबीपी के साथ 11 प्रोजेक्ट्स लिए हैं। वैसे हर एरिया में हम लोग काम किए हैं, और आगे भी यहाँ पर तेलंगाना में डायनास्टी पॉलिटिक्स चल रहा है, वारसत राजनीति चल रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे सीधे जवाब चाहेंगे, जो भी अभी यहाँ पर स्कीम्स आई है, जो भी कुछ आया है वो सेंटर की वजह से है, क्या कुछ कहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं देती है, स्टेट गवर्नमेंट से जो वहां पर टैक्सेस जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसी का हिस्सा हमको मिलता है। तो ये कोई एहसान सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर नहीं कर रही है। एक और बात, जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने, काबिल दोस्त ने कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति एक रीजनल पार्टी है। हमेशा हमको सिर्फ रीजनल इंटरेस्ट के ऊपर हम काम करते हैं। तेलंगाना तहरीक में भी आपने देखा कि टीआरएस ने और के चंद्रशेखर राव साहब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसको लीड किया और तेलंगाना हासिल किया। जबकि बीजेपी भी जो है, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स इसकी मुखालिफत कर रहे थे, इसके बावजूद भी हम तेलंगाना लेकर आए, और तेलंगाना की तरक्की के लिए आज टीआरएस काम कर रही है। और जो बीजेपी की हाल ही में जो 4 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए हैं, ये जो है नेशनल लेवल पर ये इलेक्शन था, और इसके अंदर जो है नरेंद्र मोदी जी को जो एक यानी एक आइकॉन बनाकर पेश किया गया। उन हालात में जो है वहां पर बीजेपी की जीत हुई है। और उसके बाद जो आपके
मंडल के जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर आप देखें तो रिजल्ट डिफरेंट है। वो बीजेपी के जो पार्लियामेंट मेंबर्स बने हैं उन्हीं के पार्लियामेंट हलकों से वहां पर टीआरएस फिर से जीत के आई है। तो ये हो सकता है एक बार अगर आप जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप जीतेंगे। तेलंगाना की अवाम टीआरएस को हमेशा कायम रखेगी। तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना को आगे बढ़ाने के लिए, तेलंगाना के आबी प्रोजेक्ट्स के लिए अगर कोई काम कर सकता है, कोई लड़के जद्दोजहद करके ला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब ही ला सकते हैं। टीआरएस के ऊपर तमाम तबकात के लोग, एससी, एसटीज, बीसीज, माइनॉरिटीज, रेड्डीज, तमाम का जो है साथ है और जो इंशाल्लाह आगे भी जो है। ठीक है, तो ये तो आपका कैलकुलेशन रहा। शुजात अली सूफी साहब, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस के बारे में लगातार ये कहा जाता रहा है कि एक मजबूत अपोजिशन का किरदार खासतौर से तेलंगाना में वो कर ही नहीं पाई। अगर चंद आवाजों को छोड़ दे तो कहीं ना कहीं तेलंगाना में खामोशी रही है। देखिए, मैं आपका जवाब देने से पहले दो बातें कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोस्त श्रीधर रेड्डी यहाँ हैं। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को सीट नहीं दी इलेक्शन में, तो ये सबका साथ सबका विकास की क्या बात करते हैं। ये सेकंड जो लार्जेस्ट मेजॉरिटी हिंदुस्तान की मुसलमान है उसकी आपके पास कोई वक़्त ही नहीं है। तो आप देश बचाना चाहते हैं, देश तोड़ना चाहते हैं, ये इनकी बात रही। दूसरी बात इनकी जो थी वो ये कह रहे थे कि जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की माहाना आमदनी 5,000 करोड़ है। 5,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ रुपए इस्टेब्लिशमेंट पे खर्च हो रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपए वेलफेयर पेंशन पे खर्च हो रहे हैं और 1,000 करोड़ रुपए सूद पर जा रहे हैं। मुझे बताइए, इतना खतरनाक दिवालिया इस रियासत का हो चुका है बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड पॉपुलर स्कीम्स। ये तेलंगाना को कैसे बचाएंगे। और बीजेपी जो बड़े बड़े बातें कर रही है कि हमने वो किया ये किया, कमर तोड़ के रख दी इन्होंने जीएसटी के थ्रू। लोग परेशान हैं, जीडीपी खत्म हो गई है, 2 व्हीलर्स नहीं खरीदे जा रहे हैं। शुजात साहब, सारी बातें एक तरफ, लेकिन सीटें भी तो जीती हैं और लगातार इक़्तिदार बढ़ता जा रहा है। इससे भी हम मेरा एक पॉइंट आप मेरा पॉइंट सुनिएगा। मैं उस पर भी आ रहा हूं ही ना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने तेलंगाना से एक जो है लीफ लिया। क्या लीफ लिया कि किसानों को जो है रिश्वत दे दो। ऑफिशियली रिश्वत दे दी उन्होंने, वहां का खजाना खाली हो गया। देश को बचाने की जरूरत है, सब मिलकर काम करने की जरूरत है, एक नेशनल जो है सेंस आने की जरूरत है। आज जो है पार्लियामेंट में जय श्री राम का नारा लगता है तो दूसरी तरफ से अल्लाह अकबर का नारा लगता है। इतनी गिरी हुई हरकत हमने आज तक नहीं देखी। तो देश पहले बचाओ, पीने का पानी ले आओ। 2025 तक पीने का पानी देश में नहीं रहेगा। हम ये लड़ते रहेंगे कि कांग्रेस कमजोर हो गई, टीआरएस कमजोर हो गई, बीजेपी छलांग लगाकर तेलंगाना में आ जाएगी। क्या ये कोई सियासत है? ये कोई खिदमत है देश की? देश बर्बाद हो रहा है, जीडीपी गिर रही है, पीने का पानी नहीं है, खेतों में जो है बिल्कुल खेत खत्म हो गए हैं, सूखा पड़ा हुआ है, किसान जो है आसमान की तरफ देख रहा है, पानी नहीं है, कोई जराए नहीं है पीने के पानी के। खाली एक कालेश्वर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो गंगा को साफ करने की बात करते हैं। गंगा जैसे की वैसी है, आधे आधे मुर्दे गंगा में बह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी तमाम बातें जो है वो इफ्तिखार अहमद साहब और श्रीधर रेड्डी साहब भी सुन रहे हैं, इनसे भी हम जवाब लेंगे। नसीर क़यास साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह की नई सियासत जो हम एक देख रहे हैं, पल में तोला पल में माशा, मौका परस्ती की जो सियासत लगातार देखी जा रही है, ये न सिर्फ किसी खास रियासत के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए काफी तशवीश की बात है। बेशक, बिल्कुल बहुत तशवीश की बात है कि जिस तरह लिबास बदल रहे हैं उस तरह लीडर्स जो है सियासी जमातें तब्दील कर रहे हैं। मैं यहाँ बताऊंगा कि देखिए, मुल्क अगर तरक्की नहीं किया है, 70 बरस से पसमानदा है, कई शोबों में पसमानदा है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? वही लोग हैं जो इख्तिदार में रहे। बीजेपी रही, कांग्रेस रही और यहाँ पर टीआरएस है। टीआरएस के पास, जैसे हमारे काबिल दोस्त बता रहे थे, कि रियासत की तरक्की का एजेंडा है। मैं इसको मानता हूं, लेकिन मेरा यहाँ पर यह नुक्ता है कि आप अगर असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात का बारीकी से तजिया करेंगे तो कांग्रेस का वोट बैंक कम नहीं हुआ। कांग्रेस 28.4% वोट ली थी। पार्लिमानी इलेक्शन में कांग्रेस ने यहाँ 29% वोट लिए। टीआरएस के 6%, 6.5% वोट बैंक कम हुआ है। तो अब ये कांग्रेस और टीआरएस की यहां जिम्मेदारी है तेलंगाना में कि वो बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोके।
भाई देखिए, मुसलमानों के वोट तो हर किसी को होना है, कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट होना है, टीआरएस को भी होना है, और मुसलमान बेशक कांग्रेस और टीआरएस को ही अपना वोट देंगे। क्या ये दोनों जमातें बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को यहां रोक सकती है? अपने पार्टी के कायदीन को ये रोक सकते हैं बीजेपी में जाने से? कांग्रेस के कितने कायदीन हैं जिनको मैं उंगलियों पे गिना सकता हूं, जिन्होंने रातें रात अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी? वो आज जुमेरात को सेक्युलर थे और जुम्मे को कम्युनल हो गए और बीजेपी के लीडर बन गए। इसके जिम्मेदार तो कौन है? इसका महासभा कांग्रेस को भी तो करना पड़ेगा। जी श्रीधर रेड्डी साहब, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि पूरे मुल्क में एक खास माहौल देखा जा रहा है, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अहम मुद्दे रहे हैं वो रहे हैं तरक्की के, कंपनीज के, इन्वेस्टमेंट के, एजुकेशन के हब कहा जाता रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी जो है वो किस तरह के, यहाँ का जो यंगस्टर है, नौजवान है, उनके लिए क्या कुछ उसके प्लान्स? देखिए, आप एक बात समझना चाहिए, हम यहाँ पर सरकार में नहीं है, यहाँ पर टीआरएस गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो डेवलपमेंट की हो या एम्प्लॉयमेंट की हो, हम मोदी के गवर्नमेंट के स्कीम्स को यहाँ लाने के लिए और यहाँ पर उसको चलाने के लिए हम ये गवर्नमेंट को प्रेशर करेंगे, वो हम करेंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हमारा पार्टी यहाँ पर है नहीं है वो अलग बात है, सरकार में उन लोग है, जैसे पिछले 5 साल में उन लोगों को मदद दी है, हर चीज में हम मदद दे देंगे। मगर ये जो मेरे इन लोग बात कर रहे थे हमारे शुजात अली साहब कांग्रेस के तरफ से कि एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिए या ये करे वो नहीं करे, बहुत सारे काम चल रहा है, ये आप यही चीज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बोलते आ रहे हैं। पूरे प्रचार में राहुल गांधी से लेके एक कार्यकर्ता तक यही बात चलते रहा, फिर भी हमारे को पहले से ज्यादा 18 सीट मिले हैं और एनडीए को 350 सीट मिले हैं। तो आप समझना चाहिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी है, शाहनवाज हुसैन है, ऐसे बड़े बड़े लीडर भारतीय जनता पार्टी, सुनिए नहीं, उन्होंने जीत नहीं सका जी, उसको सीट दिए हैं। अरे कैसा जीतता है? ऑर्डिनरी मेंबर आपका जीत सकता है, तो मुस्लिम आप ज्यादा जोर से बात करने से सुनो ना एक बार, यही बात कांग्रेस पार्टी आप देश को बांट रहे हैं, वो हमको डर है, पहले हमारा देश टूट रहा है, उसका डर है हमको, उसकी पीड़ा है हमको, इसीलिए जोर से बात कर रहे हैं। आपको स्पीच देना है, बाहर नहीं, स्पीच नहीं दे रहा हूं मैं बीजेपी की, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। तो बीजेपी के बारे में आप जो बोल रहे थे वही बोल रहे थे। असम में जहां मुसलमान ज्यादा है, इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी है, वहां हमारा सत्ता बनी। उत्तर प्रदेश में हमारे को जो 72 सीट्स थे वहां से 20 बनेंगे, 25 बनेंगे बोल के बोल रहे थे, हमारा फिर वहां से 60 से ज्यादा सीट आए हैं। आप तेलंगाना में खास करके सिकंदराबाद में मैं जुबली हिल्स से इलेक्शन लड़ा हूं और पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान भी किशन रेड्डी साहब को सीट दिए हैं। हमारे दिल में मुसलमान या क्रिश्चियन कोई भेदभाव नहीं है। कोई पार्टी अगर फंडामेंटलिज्म में कोई अगर हमको भेदभाव नहीं सुनो होता बस, तो आपके बीच में बताओ, नहीं बीच में बताओ, आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? आई डोंट आर्ग्यू, पहले एक हनुमान के बारे में और के बारे में क्या कहा? जिस तरह से टीआरएस ने अक़लियतों और खास तौर से, जी सीधे सुनिए बात कही, सुनिए हिना जी एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मन में हमारे सिद्धांत में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, मगर जो फंडामेंटलिज्म के साथ पार्टियां चलाते हैं, जैसा एमआईएम है वैसे लोग ये तो यानी 2023 में और टिकट दिए जाएंगे, 2023 में हम और उम्मीदवारों को देखेंगे बीजेपी की तरफ से 100%। जहां लोग सामने आते हैं, हमारे चार मीनार से जो लड़े हैं शहजादी, वो हमारे पार्टी में है, और चंद्रायन गुट्टा से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पार्टी से इलेक्शन चुनाव लड़े हैं, जीते नहीं बात है, वो अलग बात है, मगर उन लोगों को वहां पर हिस्सा है। तो आज भी शहजादा वहां पर काम कर रही है। ठीक तो आप समझना चाहिए, ये भेदभाव हम नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखाएंगे नहीं। कोई एमआईएम जैसे पार्टियां और लगातार टीआरएस पर ये इल्जाम लगता रहा है कि वादे उसने बहुत किए हैं, खासतौर से मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर कुछ भी नहीं। इन तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह से अब आगे का लायामल? बहुत मुख्तसर। सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि टीआरएस ने अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी रियासत का एक बार दौरा कर लें।
क्योंकि मुसलमान तालीमी एतबार से बहुत पीछे थे। अगर हमको तालीम हासिल होगी तो हम तरक्की कर सकते हैं। तो पहली मरतबा, सबसे पहली मरतबा टीआरएस जब 2014 में यहाँ पर इख्तिदार में आई तो 71 रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए। आज 204 रेसिडेंशियल स्कूल्स लड़कियों और लड़कों के जो चलाए जा रहे हैं, सारी रियासत में जो सक्सेसफुल हैं, जो इंटरनेशनल सतह पे भी हमारे बच्चे। तो हमारा जो ये मौजू है, इस पर हम मजीद भी बातचीत आगे इसी तरह से जारी रखेंगे। इतने कम वक्त में जो है वो शायद हमारी बातचीत आज पूरी नहीं हो पाई है। हम अपने चारों मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। और आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।